Assalamu alaikum. My name is Abbas Shahid and I am a clinical biochemist and research scholar working at Jinnah Hospital, Lahore, as well as serving as a CEO Healthcare's Me.me. It's online consultation related to health concern where more than 12 doctors belonging to different departments, they are providing their services online. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं वर्दा जावेद जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर रिफत चौधरी क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज। डायबिटीज बेसिकली एक क्रोनिक डिजीज है, मेटाबॉलिक क्रोनिक डिजीज है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है हमारे जिस्म को, जिसमें हार्ट डिजीज आ सकती हैं और उसके अलावा आइज का इशू हो सकता है, ब्लड वेजल्स का मसला बन सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियों से हमारे जिस्म को सामना करना पड़ सकता है। तो आज हमारे साथ वर्दा जावेद मौजूद हैं, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 6 इयर्स का है और लाहौर के बहुत सारे हॉस्पिटल में ये अपना जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे सर्विसेज दे चुकी हैं, जिनमें हैरुन्निसा हॉस्पिटल है, सुरैया अजीम हॉस्पिटल है, पंजाब फूड अथॉरिटी में भी ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे चुकी हैं। उसके अलावा पेप्सिको इंटरनेशनल में, मुख्तार रफीक हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में इनकी जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ का है। और डॉक्टर रिफत चौधरी जो कि माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो है 10 इयर्स का, जो कि लाहौर CMH हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो हॉस्पिटल है और PIC में भी ये अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं। जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायबिटीज के हवाले से है, जिसमें हमें अकॉर्डिंग टू द डाइट जो है हमें क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से होने चाहिए, हम डाइट के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट के थ्रू किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायबिटीज को हम किस तरह से बचा जा सकता है डाइट के हवाले से, और साइकोलॉजिकली इसके डायबिटीज के क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होते हैं और इन इफेक्ट्स की वजह से हमारी बॉडी किन किन फैक्टर्स को फेस करती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फेस करना पड़ सकता है हमारे जिस्म को। तो आज वो सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा जावेद एंड डॉक्टर रिफत चौधरी, आपका इस ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है इसमें आने का और अपना टाइम देने का। सबसे पहले जो हम अपना क्वेश्चनिंग का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर रिफत से, जिनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे डायबिटीज के हवाले से और हम डाइट के थ्रू किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है इसमें आने का। और सबसे पहले तो जो सवाल है वो आपसे ये हम करेंगे कि डायबिटीज बेसिकली है क्या और कौन से जो टेस्ट हैं, किस तरह से हमें पता चल सकता है कि एक पेशेंट को डायबिटीज है और क्या है बेसिकली, इसका एक ओवरव्यू सा काइंडली आप कीजिए। जी जरूर। डायबिटीज अब ऐसा एक मर्ज बन चुका है जो हर दूसरे बंदे को हुआ हुआ है। हम जिससे भी पूछे हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का मरीज मौजूद होता है। अब जबकि हम पब्लिकली हम ये प्लेटफॉर्म पे हम डायबिटीज की अवेयरनेस कर रहे हैं, चूंकि हम ये नवंबर का जो मंथ है वो 14 नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज डे भी होता है। तो इसके हवाले से अगर हम अवेयरनेस फैलाने लगे हैं तो मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में मैकेनिज्म सबको समझाऊंगी कि डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है, ताकि सबको नो हाउ हो। कोई उनके इर्द गिर्द बीमार है डायबिटीज से, या अगर वो अपना ख्याल रख रहे हैं या किसी दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, तो वो इसको सही से मैनेज कर सके और उनको एटलीस्ट इतनी नो हाउ हो कि वो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और इसमें होता क्या है। तो जी हम शुरू करते हैं, डायबिटीज एक्चुअली है क्या। हम जो भी खुराक खाते हैं हमारी बॉडी इसको ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एनर्जी शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लूकोज को आम जबान में हम शुगर कहते हैं, जो हमारी ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर बहती है और फिर इसको जो हमारे सेल्स तक पहुंचाती है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम तो सबने सुन रखा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को इंसुलिन लगती भी है एक्सोजीनियसली जिनको शुगर होती है।
इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। अब जब हम खुराक खाते हैं कोई भी, तो जो शुगर है हमारी जो ब्लड में शामिल होती है, उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है हमारी बॉडी को। और इंसुलिन हमारी बॉडी में पैंक्रियास बनाता है, यानी कि लबलबा। और जब डायबिटीज होती है, हमें किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है, तो उसमें होता यह है कि जो लबलबा है वो सही से या तो काम नहीं करता, या फिर जितनी इंसुलिन की अमाउंट बॉडी को रिक्वायर होती है ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए, उतनी अमाउंट बना नहीं पा रहा होता। अब इसके दो तीन जो टाइप्स हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, और एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। टाइप 1 में जो होता है वो होता है कि जब इंसुलिन की मिकदार कम या बिल्कुल नहीं बनती है, तो फिर हमें टाइप 1 डायबिटीज होती है। और ये ज्यादातर बच्चों, नो उम्र अफराद, या किसी भी उम्र में ये लाक हो सकती है, मगर ज्यादातर ये टीनेजर्स या चिल्ड्रन में होती है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन की मिकदार कम या बिल्कुल नहीं बनती है। इसमें हमें एक्सोजीनियसली इंसुलिन लेनी पड़ती है विया इंजेक्शन। और टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन की मतलूबा मिकदार नहीं बनती, यानी कि उतनी मिकदार नहीं बनती कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है उसकी मैनेजमेंट हो सके या वो सेल्स तक पहुंच सके। या फिर इसमें ऐसा होता है कि जो पट्टे हमारे हैं उसके खुलियात मुनासिब तौर पर इंसुलिन को इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाते हैं, तब हमें टाइप 2 डायबिटीज होती है। और तीसरी टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हमल diabetes भी कहते हैं। कुछ खवातीन को हमल के दौरान diabetes हो जाती है, इसको हमल diabetes। अब इसमें क्या क्राइटेरियाज हैं हमारे पास कि हम लोग इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं, जिसमें आता है रैंडम टेस्ट आता है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आता है, और HbA1c आता है। HbA1c जो है ये ब्लड टेस्ट है। इसमें हमारा ब्लड सैंपल लेके उसको एनालाइज किया जाता है, और ये हमें 3 महीने का रिकॉर्ड देता है। इसके मुताबिक अगर हमारी जो वैल्यू आई है HbA1c की वो लेस देन 5.7% है, तो हम नॉर्मल रेंजेस में है। हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रेंजेस में फॉल कर रहा है पिछले 3 महीनों से। और अगर इसकी वैल्यू 5.7 से लेकर 6.4% के दरमियान में आ रही है, तो हम हाई रिस्क पर हैं, यानी कि कह सकते हैं आपके हम प्री डायबिटिक हैं। और जब डायबिटीज को डायग्नोज करना होता है, उसकी HbA1c का लेवल आता है 6.5% या उससे भी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की। अगर तो हमारा ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग फास्टिंग में इस तरह होता है हमें 8 घंटे भूखा रहना होता है। और ज्यादातर ये इस तरह होता है कि सारी रात तो आप सो रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया, और फिर सुबह आपने कुछ खाने से पहले शुगर अपनी चेक की है। उसमें इस तरह आता है कि अगर हमारी वैल्यू आएगी ब्लड शुगर की 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आएगी तो हम नॉर्मल रेंजेस में फॉल कर रहे हैं। और अगर 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आएगी तो हम प्री डायबिटिक हैं, यानी कि हमारा हाई रिस्क है डायबिटीज का। और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे भी ज्यादा आए तो हम डायबिटीज डायग्नोज कर देते हैं। मगर सिर्फ इसकी वजह से डायबिटीज डायग्नोज नहीं होती, आपने HbA1c लास्ट में करवाना होता है। अब रैंडम रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 घंटे, खाने के 2 घंटे के बाद हमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना होता है। और इसमें नॉर्मल रेंज है आपकी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जिसको हम प्री डायबिटिक या हाई रिस्क कहेंगे उसमें आती है 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और लाइकवाइज डायबिटीज में हम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगी तो हम उसको डायबिटीज कहेंगे कि इसको डायबिटीज है, हो सकती है या है। बिल्कुल। अब हम इनके कुछ जी जी। सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होती हैं। इसमें ज्यादातर वजन का एकदम से कम हो जाना, अनइंटेंशनल वेट लॉस। आपने इरादी तौर पे अपना वजन कम नहीं किया, आप नॉर्मली उतना ही खा रहे हैं जितना आप पहले खा रहे थे, मगर आपका वजन अचानक से कम होने शुरू हो गया है, तो ये मेजरली टाइप 2 डायबिटीज की तरफ इशारा करता है। यूरिन का ज्यादा आना, स्पेशली रात के टाइम, और ज्यादा प्यास लगना, भूख का बढ़ जाना, और हाथ पाँव का सुन होना आपके। और जो कोई भी आपको इंजरी हुई है, कोई जख्म है, तो वो देर से ठीक होगा, जल्दी हील नहीं होगा। और कभी कभार ब्लरी विजन हो जाती है, धुंधला नजर आता है, और जल्दी थकावट महसूस होती है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, फटीग्ड फील करते हैं। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप या तो टेस्ट करा लें डायबिटीज का, या फिर आपकी डाइट एनालाइज होती है, आपका HbA1c टेस्ट होता है, आपके सारे जो है
शुगर के लिए चार्ट बनता है कि आपने हर रोज की अपनी शुगर चेक करनी है और उसको लिखनी है। तो इसके डिफरेंट मेजर्स हैं जो आपको डॉक्टर से या किसी डाइटिशियन से आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि आपने किस तरह अपने आप को एनालाइज करना है और कैसे असेसमेंट करनी है। राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेसिकली डायबिटीज के जब एक पेशेंट जो है वो डायबिटिक होता है उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी ऐसी जो है डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से डायबिटीज की वजह से पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं, काइंडली उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब जब होती है किसी पेशेंट को तो जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रहता है, हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता। अब जब शुगर हमारी ब्लड में ही रहती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल नर्व डैमेज सबसे पहले जो आता है, यानी कि जब हम जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम होने शुरू हो जाती है एक्सट्रीमिटीज की तरफ, यानी कि हमारे हाथ पाँव वो खून होने शुरू हो जाएंगे, वहां तक नर्व जो है वहां तक उसको नर्व सेल्स को हम ग्लूकोज सही तरह से नहीं पहुंचेगी तो फिर ब्लड में ही रहेगी, सेल्स तक नहीं पहुंचेगी तो फिर मसले आ जाते हैं, वहां पर नर्व डैमेज का खतरा होता है। किडनी के इश्यूज आ जाते हैं, अगर जब हमारी किडनी ब्लड ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो किडनी जो है उसे हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है, किडनी पे लोड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है। और इसमें हमारी डायबिटिक आई होती है, इसमें क्या होता है कि आंखों के मसाइल आ सकते हैं, मोतिया जिस तरह कैटरैक्ट जिसको कहते हैं, ब्लरी विजन आ सकती है, हमें धुंधला नजर आना, और कई दफा आंखों का सूज जाना या कलर जो है उनमें डिफ्रेंसिएशन करने में मुश्किल होना। कुछ डिफरेंट स्किन कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल इचिंग स्टार्ट होगी, खारिश, एक्जिमा वगैरह इस तरह की भी आती हैं अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, मैनेज नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल और उसकी नालियां जो होती हैं उसकी बीमारियां लग सकती हैं। हाँ, हार्ट जो है, आर्टरीज, वेन्स, जो खून की नालियां होती है ना, वो सख्त हो सकती हैं, या वो उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने शुरू हो जाता है तो वो तंग हो जाती है, दिल के बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सुनने के बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सुनने के कुछ मरीजों में ये भी देखने में आया कि उनमें सुनने के मसाइल आ रहे हैं कि उनको सुनाई सही नहीं गया। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज हो जाती है जिसमें भूलना, इंसान चीजें भूलने शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाती है। तो ये डायबिटीज जो है इटसेल्फ बहुत सारी बीमारियों की आमाज का है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इसकी वजह से अगर इसको हमने सही से मैनेज नहीं किया थ्रू डाइट या थ्रू एक्सरसाइज या थ्रू मेडिकेशन तो ये बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। राइट। इसमें बेसिकली ये भी है कि हमारी जो डाइट का वो बेसिक बहुत इसका अफेक्ट हो रहा होता है बॉडी के, जितने भी ये डायबिटीज के इफेक्ट्स हैं, इसका डायबिटीज का जो मेन काज है वो बेसिकली डाइट के हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो है अबाउट 422 मिलियन जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड डायबिटीज का शिकार हैं, और इसमें से मेजॉरिटी जो लोगों की है वो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर लो इनकम है, या जो मीडियोकर्स हैं, मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज हैं वो इनका ज्यादा से सामना कर रहे हैं। और हर साल जो है अबाउट 1.5 मिलियन जो है डेथ्स हो रही हैं सिर्फ डायबिटीज की वजह से। तो इसका डाइट से हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज का? देखिए, डाइट में हमने इसको, अगर हमने अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है तो हमें डाइट पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पहले मैं से रिस्क फैक्टर्स बताना चाहूंगी कि कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आप जो है डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। कुछ फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री होती है, अगर एक वुमेन है उनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज रही है और उसके बाद वो प्रेगनेंसी के बाद वो अपना ख्याल नहीं रखती है, अपनी डाइट मैनेज नहीं करती है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल रखती है, तो वो हाई रिस्क पर हैं कि उनको दोबारा से शुगर हो सकती है। अगर आपके बहन भाई माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी या कोई भी क्लोज रिलेटिव है उसको शुगर है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो तब भी आपको शुगर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने अपने टेस्ट करवाए हैं या आपकी जो शुगर है वो प्री डायबिटिक आ रही है, जैसा फास्टिंग मैंने बताया और रैंडम में मैंने बताया, तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप हाई रिस्क पर हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है।
इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर का रहना। इसकी वजह से भी आप जो है पैंक्रियास लबलबा जो इंसुलिन बनाता है उससे अफेक्ट हो सकता है और आप शुगर के मरीज बन सकते हैं। इसके अलावा जो एज फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर 45 या उससे ऊपर की एज है तो तब भी आपको डायबिटीज हो सकती है। कुछ लोगों में जो इस तरह है कि एथनिसिटी होती है, एथनिसिटी यानी कि इलाकाई होती है, इस तरह के अगर अफ्रीकन में ज्यादा है और ये एशियंस में भी बहुत ज्यादा है, अमेरिकन में भी ज्यादा जो है डायबिटीज का खतरा है अमेरिकन को। मेन कॉज जो है हमारी डायबिटीज जो होती है लोगों को वो है ओबेसिटी और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, बैठे रहना, खा पी के बैठे रहना या मोटापा। 90 to 95% डायबिटीज के जो केसेस हैं वो इसी वजह से होती हैं, ज्यादा मोटापा या हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल। तो अब हम डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट में हमने इसको किस तरह से मैनेज करना होता है। हमने डायबिटीज में खुराक और वर्जिश का एक खसूसी लायहा अमल तय करना होता है। और एक वक्त में ज्यादा खाना जो है हमारे ब्लड में जो शुगर है उसकी मिकदार में इजाफा कर सकता है, तो इसलिए हमें अपने पूरे दिन की खुराक को 6 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। और जब आप बाहर से भी कोई खाना खा रहे हैं लेबल उसका लाजमी पड़े ताकि आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं करें। खाना आपने फिक्स टाइम्स पर लेना है, दिन में 6 मील्स लेने हैं और 6 मील्स को इसमें डिवाइड करना है आपने कि आपके 3 मेजर मील्स होंगे और 3 स्मॉलर मील्स होंगे। रात को आपने 3 घंटे पहले खाना खा लेना है और दिन में 10 से 12 गिलास आपने पानी के गिलास में इस्तेमाल करते हैं। कुछ हिदायत होती है इस तरह की कि आप हमने फूड को डिवाइड किया हुआ है कि कुछ ऐसी खुराक होती है जो खून में ग्लूकोज की मिकदार जल्दी बढ़ा देती है और ये डायबिटीज का जो खतरा है या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है इनको बढ़ा देता है। तो हमने वो फूड इस्तेमाल करनी है जो हमारी खुराक हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि इंसुलिन की जो एक्टिविटी है वो सही से परफॉर्म हो सके। अब कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, 5 फूड ग्रुप्स होते हैं। मैं उनके तरह आपको बता देती हूँ कि उसमें किस तरह से आप किन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें और किन चीजों से आप मुमकिन हद तक परहेज करें तो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो हर इंसान जिसको भी डायबिटीज हुई हुई है उसका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है, यानी कि हर इंसान की इंडिविजुअल अलग अलग फूड चॉइसेस या उनकी मेडिकल कंडीशन या उनकी एज हाइट और वेट देख के हम उनका अलग से डाइट प्लान डिजाइन करते हैं। मगर कुछ जो अशिया है जो आपने लाजमी जिनसे परहेज करना है या जिनको ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनका मैं आपको बताती चलती हूँ। अब जो अनाज का फूड ग्रुप होता है, सीरियल दालें अनाज वगैरह, उसमें आप दालें हर किस्म की खा सकते हैं, फलियां, चक्की के आटे की रोटी, ब्राउन ब्रेड, यानी कि आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिसमें खास करके ब्रांड ज्यादा हो। और किन चीजों से परहेज करना है, मैदे से बनी अशिया, शवारमा, पिज्जा, बर्गर, नान, पूड़ियाँ, समोसा और बेकरी के मसनूआत वगैरह, इनसे आपने अवॉइड करना है। फल और सब्जियों में आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वही जो, अब ये तो मेडिकल टर्म है इस तरह की, मगर मैं आपको आसान अल्फाज में मैंने बताया था कि जो वो खुराक जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार जल्दी बढ़ा देती है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। तो आपने वो वाली खुराक का इस्तेमाल करना है जिसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो और जो आपका ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन कर सके। इनके आहिस्ता आहिस्ता से वो बढ़ाएंगी, तब तक इंसुलिन को अपना प्रॉपर फंक्शन करने का टाइम मिल जाता है। अब कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, खुबानी, ग्रेप फ्रूट, किन्नू, आलू बुखारा, नाशपाती, आड़ू, कीवी, चेरीज, मटर, गाजर, इस तरह ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन सी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हाई ग्लाइसेमिक होंगे, फॉर एग्जांपल पपीता, आम, खरबूजा, आलू, शलजम, शकरकंदी वगैरह वगैरह। अब इसमें भी ये मसला आ जाता है कि आप खुद से इसको एनालाइज नहीं कर सकते। कुछ केसेस डायबिटीज के ऐसे होते हैं जिसमें आप हाई ग्लाइसेमिक जो है उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तब जब आपकी ब्लड शुगर लेवल पिछले काफी दिनों से मेंटेन जा रही है। अब जो है पोल्ट्री की तरफ, हम डेयरी की तरफ आ जाते हैं, मीट की तरफ। उसमें आपने कम चिकनाई वाला गोश्त, क्लीन मीट का इस्तेमाल करना है। और अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मगर कुछ अंडे कुछ वो हमें इस तरह करके देखना है कि आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो आप अंडों की जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये आपने इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। हर इंसान अपना डाइट प्लान खुद से सिर्फ समझ के नहीं बना सकता, उनको किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इस प्रोफेशनल से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी डाइट को कस्टमाइज कर सकें। इसमें बलाई के बगैर दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों, अलसी, जैतून, कैनोला या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन, मार्जरीन, बनास्पति घी इससे अवॉइड करें। सफेद चीनी, सफेद नमक मुमकिन हद तक इससे परहेज करें। और चीनी,
शक्कर, गुड़, ये सब एक ही ज़मरे में आते हैं, तो आप इसे भी मुमकिन हद तक अवॉइड करें। जूस का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि जूस जो है, जब हम जूस पीते हैं तो ब्लड की जो शुगर लेवल है वो जल्दी से रेज करता है। इससे बरक्स आप जो है पूरा फल खाएं, सिंपल समेत इस्तेमाल करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं वो उनसे भी आप परहेज करें, क्योंकि वो भी ब्लड शुगर को अब्रप्टली बढ़ाते हैं। तो जी ये थी कुछ डाइट के हवाले से आपके लिए इसमें एहतियाती तदाबीर या वर्दा, जैसे कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा इशू है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो जी मोस्टली उन्हीं कंट्रीज में हैं जिनमें या तो लो इनकम वाले कंट्रीज हैं या मीडियोकर्स हैं, उनमें डायबिटिक ज्यादा है। तो हम लाइक फूड तो बहुत सारी हैं, हम इकोनॉमिकली अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उन्हें जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकते हैं कि आप कम से कम इन चीजों को ना खाएं। तो वो आप कौन सी सजेस्ट करेंगी कि ऐसी कौन सी डाइट है जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम से कम अगर खा नहीं सकते दूसरी डाइट प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, वो कौन सी डाइट ऐसी हो सकती है? अब ऐसा है कि आपने दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी है। जो मुजरे से अशिया है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, उनसे अवॉइड करना है, और साथ में वो चीजें भी लेनी है जो आपको फायदा देंगी। ये साथ साथ चलता है, और इसमें इतना नहीं है कि आपने इकोनॉमिकल बहुत इसमें महंगी चीजें आएंगी। आप घर की सादी बनी रोटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हम सफेद आटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उसको कहूँ कि आप गंदुम के आटे का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं उसको कहूँ कि आप गंदुम के आटा और जौ की आटा मिक्स करके उसकी रोटी बनाकर इस्तेमाल करें तो ये और ज्यादा बेहतर होगा। चावलों से मुमकिन हद तक अवॉइड करें, सफेद चावल से। और अगर खाने हैं तो आप चावल दाल चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दोपहर के टाइम, हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेकरी मसनूआत हैं, बेकरी आइटम्स या बाजार की बनी हुई अशिया, ज्यादा तली हुई अशिया, इनसे आप अवॉइड करें, ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है और बाकी कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। बाकी आप घर में जो नॉर्मली हमारे घर में चीजें होती हैं, आप उनसे भी डायबिटीज के मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। बस थोड़ी भी जो बहुत जो है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगी और थोड़ा सा आपका डाइट में चेंजेस आएंगी। पहले तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके जो मील टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो। नाश्ता, फिर उसके बाद स्नैक, फिर दोपहर का खाना, फिर स्नैक, फिर डिनर और फिर स्नैक। अब नाश्ते का आपने टाइम फिक्स रखना है, इस तरह स्नैक का, लंच का, फिर स्नैक का, डिनर का आपने टाइमिंग बिल्कुल फिक्स रखनी है और उसी टाइम रेंज के अंदर आपने खा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट करें या 7 से 8 बजे, तो उसमें आपने रोटी ले ली है गंदुम की। सफेद आटा, सफेद चीनी, मैदा, ये सब चीजें से मुमकिन हद तक अवॉइड करें, ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। वो मेंटेन रहेगा तो आप कॉम्प्लिकेशन से भी दूर रहेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया आपका 7 से 8 बजे, और मॉर्निंग स्नैक हो गया आपका 10 से 11 बजे। उसके बाद फिर लंच आएगा आपका 1 से 2 बजे। और बेहतर ये होगा कि आप हर खाने के साथ सैलेड लाजमी इस्तेमाल करें। इससे भी शुगर, जो सैलेड है ना, रॉ सैलेड, सब्जियों के सैलेड, उसमें फाइबर का लेवल ज्यादा होता है। अब इसमें हमें हाई फाइबर फूड्स यूज करनी होती है, ताकि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, फाइबर जो है ब्लड ग्लूकोज को जल्दी नहीं बढ़ने देता। जी, तो लंच हो गया 1 से 2 बजे। उसके बाद स्नैक है वो होगा आपका 4 से 5 बजे। फिर आपका डिनर 7 से 8 बजे, और 9 से 10 बजे आप एक स्नैक ले सकते हैं। बिल्कुल, बेकरी की आइटम्स जैसे आपने बोला, बेकरी आइटम, इसमें एक चीज और एडिशन करता रहा हूँ, जो बेकरी के आइटम्स हैं या मैदा वगैरह, ये स्टोमिक के लिए भी बड़ी एक खतरनाक चीज हम इसको कह सकते हैं, जो कि एसिडिटी काज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब एसिडिटी होगी तो उससे ब्लड प्रेशर का भी इशू हो सकता है, गैस्ट्रो के इश्यूज भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इम्प्रॉपर डाइजेशन जो है, जो बहुत कॉमनली चल रहा है, वो भी ये बेसिकली काज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम बेकरी की जी आइटम से कोशिश की जाए कि हम इनसे बचे जाए तो बहुत बेहतर है। और जी वर्षा, एक और क्वेश्चन जो मेन है, बेसिकली जो डायबिटीज की बुनियादी वजह क्या है, ये क्यों काज होती है? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी बॉडी है उसमें जब हम कुछ लोग जो होते हैं वो ओबीस होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं या ओवर वेट होते हैं। जितना वेट उनका होना चाहिए उनके हाइट या एज या वेट, जो हाइट के मुताबिक उनका वेट होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे दुगना तिगना होता है। तो जिन लोगों का जो वजन है वो ज्यादा होता है, उनको डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो डायबिटीज और ओवरवेट जो है वो 90 to 95% जो है डायबिटीज के केसेस, इस जो हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है और जो ओबेसिटी है वो 90 to 95% डायबिटीज के जो केसेस हैं, उसमें, हाँ, उसमें हम जो कोज बनती हैं। तो बेसिकली कोज जो है वो हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। अगर हम वर्जिश और अपनी डाइट दोनों को मेंटेन करें तो हम मरीजों को जो है वो बेहतर तौर पे अपनी डायबिटीज और शुगर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए जो अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इनके जो इंसुलिन सेल ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रही वो बेहतर तौर पे पहुंचा पाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि तब ब्लड का जो ग्लूकोज है वो इस्तेमाल हो रहा होता है एनर्जी के लिए। और जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्सरसाइज करने से उसकी भी रेगुलेशन होती है और दिल की बीमारियों का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। बस जब कंट्रोल में रहेगा तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन यानी उसकी पेचीदगियों का खतरा है वो भी जो कम वो है ना बहुत कम होता जाएगा। इसलिए हफ्ते में आपने 3 से 5 दफा एक्सरसाइज करनी है या फिर आप वॉक शुरू करें। अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप वॉक से स्टार्ट करें। 15 मिनट की वॉक रोजाना करें, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाएं, 20 मिनट करें, फिर 25 मिनट करें। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो आप लाजमी करें हफ्ते में 3 से 5 दफा। राइट, बेसिकली डायबिटीज का जो है वो हमारी पूरी बॉडी पे ही अफेक्ट हो रहा होता है। हमारे जिस्म का हर आज़ा इसकी वजह से जो है मुतासिर हो रहा होता है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारी बॉडी पे अगर कोई जख्म हो जाता है, कोई हीलिंग इफेक्ट है, वो बहुत स्लो हो जाता है। इवन के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनमें वो पार्ट ही कट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें डायबिटीज के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है तो उसको अपने ट्रीटमेंट अपनी डाइट से स्टार्ट करना चाहिए, अपनी डाइट को बेटर बनाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच वर्दा आपका। और आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो आंसर्स हैं वो हमें दिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिफत चौधरी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और 10 साल से ये काम कर रही हैं। इनका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिफत। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्बास शाहिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपसे भी कुछ सवालात हम करेंगे डायबिटीज के अकॉर्डिंगली, जिसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि जो साइकोलॉजिकली डायबिटीज इसके हवाले से क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़ जो है, जैसे कि वर्दा ने बताया, आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो ये मंथ ऑलरेडी डायबिटीज़ का ही है, ठीक है? इसमें अवेयरनेस दी जाती है। मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, उनको डायबिटीज़ की अवेयरनेस ही नहीं पता होती कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो कुछ क्योंकि बहुत अनएजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा सोशल जो है, लो सोशो इकोनॉमिक उनका स्टेटस होता है, तो उनको इतना आइडिया ही नहीं होता। और सेकेंडली, जैसे कि डॉक्टर वर्दा ने अभी ज़िक्र किया है कि उनकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो इतने ओवर डाइटिंग, उनकी ओवर ईटिंग उनकी हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमारी जो है डायबिटीज़ इतनी हाई क्यों हुई है या लो क्यों हुई है। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो जैसा कि डॉक्टर वर्दा ने बताया कि उसके लिए डाइट को प्रॉपर लेके चलना और उस पे फोकस करना, उसको फॉलो करना कि किस तरीके से हम किस टाइम हमें लेनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन कि ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पेशेंट के लिए, जो क्लाइंट्स हैं या नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए एक सिंपल सी मैं एक आप लोगों को बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो बहुत ही, हम अक्सर कहते हैं कि यार ये बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। उसका रीज़न अगर उनसे हम कुछ उससे शेयर करें या उनसे पूछें, तो हमें तब पता चलता है कि उसका जो डाइट का पैटर्न है या उसकी एक्सरसाइज़ का जो पैटर्न है, उसने वो बहुत ही पंक्चुअली वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर उसके अदर साइड पे एक पर्सन देखा जाए जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत सैड उसमें है, फ़ेज़ में है या लो मूड में है, बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, ठीक है? इस तरह की उसके फ़ेज़ आ रही, इट्स मीन वो भी नॉर्मल है। लेकिन क्या उसकी लाइफ़ में कोई प्रॉपरली डाइट का पैटर्न नहीं है, कोई एक्सरसाइज़ का पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है ना, उनके दरमियान है। सेम इन केस अगर फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटिक पेशेंट आ जाता है, ठीक है? और उसको भी इसी तरह अवेयरनेस नहीं है, और ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ में वही फ़ॉल कर रहे हैं जिनको
इस चीज का इल्म ही नहीं होता। जो अपनी लाइफ जो जब उनकी लाइफ का एक सर्कल स्टार्ट होता है, आप एक टीन एज से निकल के आप पुबर्टी की तरफ आ रहे होते हो, तो आपको बहुत चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे लोग ही ज्यादा फॉल कर रहे होते हैं इस डिजीज में। तो अब सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि ये साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से, जैसे कि अक्सर घरों में, जैसे अगर आप देखें तो छोटी छोटी बात पे क्या होता है कि वहां पे तनाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है, डिप्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है। तो ज्यादातर जो एक फैक्टर हर एक पर्सन के दरमियान जो लीडिंग कर रहा होता है डायबिटीज की तरफ, वो बेसिकली डिप्रेस, फियर और डिप्रेशन का जो फैक्टर है या स्ट्रेस का जो फैक्टर है, वो मेन लीडिंग रोल आपको दे रहा होता है कि आप डायबिटीज की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए कैसे हमें करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक पर्सन है, मुझसे अक्सर जो क्लाइंट आते हैं वो मुझसे यही पूछते हैं कि हमें तो ऑलरेडी डायबिटीज है, हम ये नहीं करते, हम सारा सारा दिन हम लेटे रहते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर वर्दा ने बताया भी है। तो उसका रीजन क्या होता है कि वो डायबिटीज तो उनको एक अलग से डिजीज है, वो साथ साथ क्या है, तो उसकी डायबिटीज के साथ बाकी और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू में होती हैं, वो अटैच करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ग्राउंड लेवल पे है स्ट्रेस में, तो वो ग्राउंड लेवल से उसको एनहांस करते किस स्टेज पे आ जाते हैं, डिप्रेशन की स्टेज पे आ जाते हैं, और वो भी पीक डिप्रेशन की स्टेज पे। तो अगर एक नॉर्मल इंसान भी जो उसके फैमिली के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि मेरी फैमिली में एक बंदा इस फेज से गुजर रहा है, हमें उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उस पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए, हमें उसकी डाइट को हमें चेक करवाना चाहिए, किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो लेकिन अगर हम ये देखें तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो। अदरवाइज़ अगर हमारे पाकिस्तान में देख लें या अंडर डेवलपिंग कंट्री में देख लें, तो ये चीज़ जो है वो बहुत बिलो से भी अंडर बिलो चल रही है। जी, अब्बास। जी रिफत, आपने पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए कि स्पेसिफिकली आप क्या कहना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकली पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस डायबिटीज के हवाले से, और दूसरा इस पे जो डायबिटीज है इसमें मूड स्विंग जो होते हैं, गुस्सा आ जाना, क्या इनका सबब भी जी, जी। ये बनते हैं? जी, जी, डेफ़िनेटली। देखिए अब्बास, अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप डायबिटिक भी हैं, ठीक है? जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अर्ली जो एज में वहाँ पे डायबिटीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसे कि डॉक्टर वर्दा ने भी बताया कि वो चाइल्डहुड में भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो गई है, और इवन कि मैंने ऐसे रेयर केसेज़ भी देखा जो बेबीज़ में भी है। अभी बेबीज़ में भी ये इंट्रोड्यूस हो रही है, इवन कि हो नहीं रही, हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक जो जब आप एक बहुत नॉर्मल इंसान होते हैं, आप बहुत परफेक्ट होते हैं, तो आप अपनी हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखते होते हैं कि मैं कहीं ओवरवेट ना हो जाऊँ। आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप ऐसे ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को जज करके, आपके स्किल्स को जज करके, आपको एक प्रमोट किया जाता है, आप एक किसी के लिए रोल मॉडल होते हो। अगर उसी फ़ेज़ में इन केस कभी किसी कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा क्लाइंट है जिसको डायबिटीज़ हो गई है, तो वो क्या होता है, वो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना स्टार्ट हो जाता है। वो छोटी-छोटी बात पे रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है कि बहुत वेल ग्रूम होती है ऑलरेडी, तो वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप डाउन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो स्किल होती है, वो भी डाउन स्टार्ट हो जाती है। आप क्या होता है, आप स्ट्रेस लेवल से इंक्रीज़ करके डिप्रेशन लेवल पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। आप में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, थक जल्दी जाते हो। आप में हर कोई भी इवन कि आपके इस आउटसाइडर में जो भी है, आपके जूनियर में, आपके सीनियर में, आपको वो जज करना स्टार्ट हो जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू है। आप परेशान रहते हो हर टाइम। आप टाइम नहीं देते अपने प्लेस को, अपने वर्क को आप प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे होते। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप जब एक चीज़ डायग्नोज़ हो गई है, आप एजुकेटेड हो, ठीक है? आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज वे में लेके चलें। ये नहीं करें कि आप अभी मुझे ये हो गया है। मैंने अक्सर ऐसे मेरे पास पेशेंट भी आते हैं जो साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें ये मसला, हमें ये बीमारी, हमने तो मर जाना, अब हमें करने की क्या ज़रूरत है? भई आपने ये चीज़ तय नहीं की कि आपने अभी एट द स्पॉट मर जाना है। आप क्या पता, आप अभी ये सोच रहे हो आप अगले 10-15 साल के लिए अलाइव हो।
लेकिन वो जो 10-15 साल के लिए अलाइव आपकी आपकी लाइफ है, आपकी वो ओवर थिंकिंग प्रोसीजर में आपकी वो 5-6 तक ही एवरेज क्या हो जाती है, लैंड मार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थिंकिंग जो ना वो उसको पॉजिटिवली लेके चलें। और ये मत सोचे भई मुझे मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो अब मेरा तो कोई मैंने मेरा रहना, जीना, खाना-पीना सब कुछ हराम है नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे नहीं, इस चीज़ को नहीं सोचना, इसको पॉज़िटिवली लेके चलें। हर चीज़ इस ये तो क्यूरेबल डिज़ीज़ है। ये अभी ये ऐसे नहीं कि ये लाइलाज नहीं है। अगर इसी इसी के रिज़ेम्बलेंस में मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं, जो कि कैंसर पेशेंट होते हैं, लेकिन उनमें इतना मोटिवेशन लेवल हाई होता है, उनको पता भी होता है हमने एट दी स्पॉट पे या इस मंथ के बाद या इतने सालों के बाद हमारी ज़िंदगी खत्म है। लेकिन उनमें क्या होती है, एक मोटिवेशन होती है कि नहीं जितनी देर हम हैं, हम अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो मैं अपने नॉर्मली पेशेंट को यही कह रही होती हूँ कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब देके जाएँ, ताकि अगर आप कोई आपके पीछे कोई अगर आपको ज़िक्र करे आपका आपके बारे में जाने तो वो गुड वर्ड्स हो, ना कि बैड वर्ड्स हो कि वो उसका डिज़ीज़ था तो वो डाउन हो गया, उसने इस चीज़ के बारे में उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है वो फाइट नहीं की, ऐसा नहीं करना। बेसिकली इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि जो अनएजुकेशन है या अनएजुकेटेड जो पीपल जी, हैं, जी। उनको डायबिटीज है, लेकिन उनको एक दूसरी साइड पे गुस्सा आ रहा है या उनका डिप्रेशन में है, वो डिफरेंट जो उनके मूड स्विंग्स हैं, वो उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो हो सकता है उनको डायबिटीज की वजह से हो। एक पर्सन को डायबिटीज, अगर वो डायबिटिक है और उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो उसको ये चीजें भी देखनी चाहिए कि भाई मेरा इन सब चीजों की वजह क्या हो सकती है, वो डायबिटीज भी हो सकती है। उसके लिए जी, जी, बिल्कुल। उनको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहिए, वो डाइट के हवाले से हो। अगर डाइट ठीक होगी, डायबिटीज पेशेंट जो है उसकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, तो वो ये सब चीजों से भी प्रिवेंट कर सकता है। इसका रिफत क्या आप ये बताएं कि ब्रेन के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट है, किस तरह से, मतलब किस लिहाज से ये मूड स्विंग्स के हवाले से हो सकता है, या किसी भी हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट है ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, तो देन हमारी बॉडी पे जो है ये सारा इफेक्ट जा रहा है। जी, इसके जी। ऊपर क्या आप जी, जी, कहना चाहिए? बिल्कुल। जी, अब्बास जैसे अभी आपने बोला है कि इसका ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, ठीक है? आपका ग्लूकोज़ लेवल जब हाई होगा, तो डेफ़िनेटली आपके जो ब्रेन्स के फंक्शनल कनेक्टिविटी होती है या कनेक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो लिंक किससे करता है? ब्रेन रीजन से कर रहा होता है। तो जो आपके ब्रेन रीजन्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? आपके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को या फिर आपके ब्रेन के मैटर को क्या कर रहे थे शेयर कर रहे थे ओवरऑल बॉडी में। तो जब इस ये इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली क्या कॉज बनेगा आपका ब्रेन जो होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो जब आपका ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है तो आपका मेमोरी जो है वो एट द स्पॉट एक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना वो आपकी उस पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मेन रीजन क्या होता है? मेन वो रीजन वही है कि जब आप डायबिटिक टाइप 1 में हो तो ऐसे आप ओवर उस पे डिप्रेस हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, तो क्या होता है वो आप लीडिंग करते-करते टाइप 2 में स्टार्ट हो जाते हो या अभी इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप इतना डिप्रेशन अपने ऊपर कर लेते हैं, आप इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि आप अपनी उस बीमारी को क्या करते हो, आप लीडिंग कर रहे हो, ना कि उसको आप एनहांस अगर एक एग्जांपल आपका में भी अगर देखें अगर आपके पास आपकी छोटा-सा चीज़ की थिंकिंग हो रही है, तो आप ये देखेंगे मुझे ओवरथिंकिंग ठीक है, लेट इट गो ये नहीं आपने कभी भी कहना। आपने अभी किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अगर मुझे ये रेपिटेशन आपका आ रहा है, रेपिटेटिव बिहेवियर आपका एनहांस हो रहा है, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। ये बहुत छोटा और अभी ग्राउंड लेवल का ये है। यहाँ पे अगर आप इसको ट्रीट कर लेंगे, तो ये बहुत जल्दी क्यूरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप एनहांस करेंगे, इसको लेट इट गो करते जाओगे, इसको ये इस तरीके से करोगे फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक स्टेज आती है जब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये आपके लिए बहुत डेंजरस बाद में होता है। एक तो आप डायबिटिक्स पेशेंट होते हो, सेकेंडली जब आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हो, तो दोनों को लेके चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी, अब्बास। बिल्कुल ऐसे ही है। डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर जो है मेन इसका फैक्टर है। ब्लड प्रेशर हाई होने से भी इसका मूड स्विंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज वैसे ही
जो है वो ज़्यादा पेशेंट है एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़ के, क्योंकि इसमें डिफरेंट फैक्टर जो आज बहुत सारे फैक्टर हमने डाइट के वाले से भी जिक्र किए, साइकोलॉजिकली भी इश्यूज जी, किए, जी। इसका टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर जो है बेसिकली ये काज ही इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिफत आपका और डॉक्टर वर्दा जावेद आपका भी। इसके लिहाज से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो डायबिटीज़ के हवाले से या साइकोलॉजिकली, तो वो पूछ सकता है। आप यहाँ पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि healthcaresme.me के नाम से है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन के लाहौर के अंदर फिजिकली भी अगर किसी ने कंसल्ट करना हो तो हमारे पास ऑलरेडी सब पूरा पैनल जो है वो मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह वहाँ पे हैं, और किसी को भी अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही हमें आज इजाज़त दीजिए। बहुत अच्छा सेशन रहा, आपका बहुत शुक्रिया। अगेन थैंक्स डॉक्टर रिफत एंड डॉक्टर वर्दा, और जो पार्टिसिपेंट थे उनका भी बहुत थैंक्स, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।